नमस्कार प्रिय दोस्तों। एस आर ग्रुप है पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीट मेन एग्ज़ाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस आधारित टॉपिक जारी हैं। और लास्ट टाइम में आपने राजस्थान की जो चित्रकलाएं हैं उनके बारे में अच्छे से जाना है। यहाँ तक मित्रों आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ये इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए अपने टॉपिक जारी हैं और इतने टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों। ये राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, तो इसमें आज देखने वाले हैं मित्रों हस्तशिल्प वाला पार्ट। ज़्यादा टॉपिक बाकी नहीं है। अब 1857 की जो क्रांति है उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा वो देखेंगे। और राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, ये टॉपिक बाकी है। और लास्ट में प्रजा मंडल एवं राजस्थान का एकीकरण। तो बहुत ही कम टॉपिक आपके आप बाकी रहे हैं। लगभग आपका सिलेबस समाप्ति की ओर है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि आपका प्रत्येक टॉपिक अच्छे से करवा दिया जाएगा। और ये टॉपिक कंप्लीट होते ही मित्रों प्रत्येक टॉपिक को बारीकी से समझेंगे, क्वेश्चनों के माध्यम से अच्छे से प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे और प्रत्येक ऑप्शन को देखते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे, जिससे और भी इंटरेस्ट आएगा आपको। एक दो मेंबर ने इस प्रकार से कमेंट भी किया है कि सर आप इस प्रकार से करें जिससे रोचकता बनी रहे। तो आपके अनुसार ही चला जाएगा मित्रों, जिस प्रकार से आप कहेंगे। अभी चैनल नया है और बहुत ही तेज़ गति के साथ में बढ़ा है। लगभग 4 महीने हुए हैं अपने चैनल को बने हुए। और मित्रों, मोनेटाइज होने में सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 महीने में मोनेटाइज हुआ है। और इसका कारण है आप लोगों ने देखा है और मेरे द्वारा वीडियो प्रेषित आपको किए गए हैं। आज का वीडियो मित्रों अच्छा लगे आपको तो लाइक करना, अपने मित्रों को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें और आप आगामी प्रतियोगिताओं में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकें। देखते हैं आज का खास टॉपिक राजस्थान की हस्तशिल्प कला। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। अच्छे से डिटेल पूर्वक प्रत्येक शब्द को पढ़ा जाएगा मित्रों, जिससे जानकारी पूरी आपके पास में पहुंच सके। राजस्थान की हस्तकला या हस्तशिल्प दोनों एक ही बात है। हस्तकला आप कह सकते हैं या हस्तशिल्प इसको बोल सकते हैं। राजस्थान की अनेक कलात्मक वस्तुएं विश्व भर में लोकप्रिय हैं और बहुत ही चाह से खरीदी जाती हैं। राजस्थान प्राचीन काल से ही हस्तशिल्प के क्षेत्र में विश्व विख्यात रहा है। यहाँ की हस्तशिल्प की कलात्मक कृतियाँ अब देश विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों एवं मेलों में भी बेची जाती हैं और उनकी मांग निरंतर बढ़ती ही जा रही है। जो प्रदर्शनियों एवं मेलों में बेची जाती हैं मित्रों, हस्तशिल्प की जो कलात्मक कृतियाँ हैं उनकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि ये शानदार हैं जो भी कलाकृतियाँ हैं। और मांग बढ़ने से मित्रों हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन मिला है। हस्तशिल्प या हस्तकला का अभिप्राय क्या है? परिभाषा देखिए इसका। हस्तकलाओं से अभिप्राय हाथ से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं एवं कलाकृतियों से। हाथ से बनाई जाने वाली जो भी कलात्मक वस्तुएं हैं उनका निर्माण किया जाता है, तो वही आपका हस्तकला है या हस्तशिल्प है, जो हस्तशिल्पियों अथवा कारीगरों द्वारा तैयार की जाती हैं। इसके अंतर्गत हम सोने चांदी के कलात्मक आभूषणों, पीतल पर खुदाई एवं मीनाकारी के बर्तन, लाख से बड़ी बनी चूड़ियाँ एवं अन्य सजावटी सामान, संगमरमर की सुंदर एवं कलात्मक मूर्तियाँ, संगानेरी एवं बगरू प्रिंट के कलात्मक परिधान परिधान पहनने के जो वस्त्र हैं, हाथी दांत तथा लकड़ी पर खुदाई के कलात्मक सामान, सलमा सितारों की जूतियाँ आदि सब प्रकार का कलात्मक सामान आता है। एक शब्द दे रखा है मित्रों, मीनाकारी। मीनाकारी किसको बोलते हैं?
मीनाकारी मित्रों एक कलात्मक प्रक्रिया है। क्या है कलात्मक प्रक्रिया? कांच होता है मित्रों, कांच सभी जानते हैं, और उस कांच का बारीक पाउडर, कांच का बारीक पाउडर, उस बारीक पाउडर को मित्रों उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। उच्च तापमान पर गर्म करते हैं उस पाउडर को, और गर्म करके इसको अच्छे से पिघला लिया जाता है, जो भी कांच होता है। पिघला करके मित्रों फिर चांदी और सोना, जो भी आपके धातु हैं, तांबा हो, जिंक हो, उनके ऊपर पारदर्शी, पारदर्शी यानी जिसके आर पार आसानी से देखा जा सके, उस प्रकार से उसको जड़ दिया जाता है। चांदी हो, सोना हो या तांबा हो, उनकी जो भी वस्तुएं हैं उनमें अच्छे से उसको पारदर्शी तरीके से जड़ दिया जाता है। उसको कहते हैं मित्रों मीनाकारी। तो ध्यान में रखेंगे, कांच का पाउडर है, उसको उच्च तापमान पर गर्म किया जाएगा, पिघला लिया जाएगा, और पिघलाने के बाद में पारदर्शी तरीके से उसको जो भी धातुएं हैं उन पर अच्छे से चिपका दिया जाएगा। उसको कहते हैं मीनाकारी। ये मीनाकारी शब्द बार बार आएगा, इसलिए मैंने बताया आपको। मीनाकारी तथा मूल्यवान रत्नों को तराशना। मीनाकारी आपको बता ही दिया है, मूल्यवान रत्न है जो, उनको तराशना। तराशना का मतलब होता है मित्रों काट छांट कर, यानी अच्छे से उनको काट छांट कर सुंदर आकार प्रदान करना, सुंदर सा आकार देना, वह कहलाता है आपका तराशना। मीनाकारी का कार्य राजस्थान में सर्वाधिक आपका जयपुर में किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? जयपुर में। याद रखेंगे इसको, मीनाकारी का कार्य है वो राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर होता है? जयपुर में। और देखिए मित्रों, जयपुर मूल्यवान रत्नों को तराशने तथा सोने चांदी के आभूषणों पर कलात्मक मीनाकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान रखता है। और जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम 1589 से लेकर 1614 ईस्वी द्वारा लाहौर से लाई गई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सर्वप्रथम जो मीनाकारी की कला है मित्रों किसके द्वारा लाई गई? मान सिंह प्रथम के द्वारा। कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ से लाई गई? लाहौर से लाई गई। और ये आपकी डेट है, इसको भी याद रखना, 1589 से लेकर 1614 ईस्वी। परंपरागत रूप से सोने पर मीनाकारी के लिए काले, नीले, गहरे पीले, नारंगी और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता है। परंपरागत रूप से यानी पुराने समय से, पुराने ज़माने से जो सोने पर मीनाकारी की जाती है मित्रों, उसमें काला हो, नीला, गहरा, पीला, नारंगी और गुलाबी रंग का प्रयोग किया जाता रहा है। लाल रंग बनाने में जयपुर के जो मीनाकार हैं वो कुशल हैं, अच्छे से उसको बनाते हैं। आगे देखिए, जयपुर में रत्नों की कटाई, घिसाई एवं मीनाकारी के कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु जयपुर जेम्स स्टोन की स्थापना की गई है। जो भी रत्न हैं जयपुर में, उनकी कटाई हो, घिसाई हो या मीनाकारी हो, तो इन कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए जयपुर जेम्स स्टोन की स्थापना की गई है मित्रों। इसके अतिरिक्त नाथद्वारा, बीकानेर और प्रतापगढ़ में भी मीनाकारी का काम दक्षता के साथ किया जाता है, अच्छे से किया जाता है। कोटा के रेत वाली क्षेत्र, कोटा के रेत वाली क्षेत्र में कांच पर विभिन्न रंगों से मीनाकारी का काम किया जाता है। क्षेत्र विशेष दिया हुआ है, रेत वाली क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कोटा में पड़ता है। और जो कांच है उस पर विभिन्न रंगों से मीनाकारी का काम यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए मित्रों, थेवा कला, थेवा कला, और ये डायग्राम दिखा रखा है, चित्र को देखें अच्छे से। थेवा कला, ये थेवा कला का ही डायग्राम है मित्रों। कांच पर सोने की मीनाकारी को, सोने की मीनाकारी को क्या कहते हैं? थेवा कला कहते हैं। तो याद रखेंगे इसको, थेवा कला किसको कहा जाता है? कांच पर सोने की मीनाकारी करते हैं। ये मत ध्यान में रखना मित्रों कि सोने पर कांच की मीनाकारी करते हैं, बल्कि ध्यान रखना है कांच पर सोने की मीनाकारी। इसके लिए रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। बेल्जियम आपको पता ही है, देश है एक, और उस देश के जो कांच होता है उसका प्रयोग किया जाता है
रंगीन बेल्जियम कांच का। थेवा कला के लिए अलग अलग रंगों के कांच पर सोने की चित्रकारी इस कला का आकर्षण है। अलग अलग रंगों के कांच और उन पर की जाती है सोने की चित्रकारी थेवा कला में। और ये डायग्राम में आप देख भी सकते हैं किस प्रकार से, देखिए मोर, बेल बूटियाँ जो भी बना रखी हैं, फूल हैं। और देखिए थेवा कला में अलग अलग रंगों के कांच पर सोने की चित्रकारी इस कला का आकर्षण है। और इस कला में नारी श्रृंगार के जो आभूषण हैं और अन्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। थेवा कला के कारीगर पन्नी घर कहलाते हैं, ये याद रखेंगे। थेवा कला के जो कारीगर हैं, काम करने वाले, उनको कहते हैं पन्नी घर, तथा इस कार्य को पन्नी गरी कहते हैं। इस कार्य को क्या कहते हैं? पन्नी गरी। थेवा कला विश्व में केवल प्रतापगढ़ जिले तक ही सीमित है मित्रों। पूरे विश्व की बात की जाए तो थेवा कला जो कला है वो कहाँ तक सीमित है? प्रतापगढ़ जिले तक। इस कला को जानने वाले शिल्पी राज सोनी परिवार राजस्थान के प्रतापगढ़ में ही रहते हैं। जानने वाले शिल्पी राज सोनी परिवार कहाँ पर रहते हैं? राजस्थान के प्रतापगढ़ में। इस हस्तशिल्प कला को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग यानी जिसको बोलते हैं जीआई टैग मिल भी चुका है। जीआई टैग होता क्या मित्रों? जीआई टैग मित्रों जैसे कोई कला है, कोई भी कला हो, और उस पर अगर जीआई टैग मिल गया है, जीआई टैग जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग मिल गया है उस कला पर, तो उस कला के नाम पर जहाँ पर ये कला है उस नगर या क्षेत्र को उस कला के नाम पर जाना जाता है। इसका मतलब यही होता है जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग का। तो जो थेवा कला है मित्रों उसके नाम पर प्रतापगढ़ को जाना जाता है। थेवा कला का नाम लिया और प्रतापगढ़, ये नहीं कि प्रतापगढ़ में थेवा कला, क्योंकि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गए है थेवा कला। धातु तथा पत्थर पर मीनाकारी, धातु तथा पत्थर पर मीनाकारी, ये देखिए अब पीतल पर मीनाकारी के लिए जयपुर एवं अलवर प्रसिद्ध हैं। तो ये याद रखेंगे, पीतल पर जो मीनाकारी होती है उसके लिए मित्रों जयपुर और अलवर प्रसिद्ध हैं। अलवर में पीतल पर मीनाकारी का कार्य सर्वाधिक होता है। जयपुर और अलवर में भी, जो अलवर है आपका, वहाँ पर पीतल पर मीनाकारी का कार्य सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखिए बादला। बादला किसको कहते हैं? मरुस्थल में पानी को ठंडा रखने के लिए जस्ते से निर्मित, जस्ता क्या है? एक धातु है, और उससे निर्मित बर्तन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है मित्रों। पानी को ठंडा रखने के लिए, मरुस्थलीय इलाका आपको पता ही है गर्म होता है, काफ़ी गर्म कह सकते हैं, और जस्ते से जो निर्मित बर्तन हैं उन पर कपड़े या फिर चमड़े की परतें चढ़ाई जाती है जिससे पानी ठंडा रहता है। और इस कलात्मक बर्तन को ही क्या कहते हैं? बादला कहते हैं। याद रखेंगे, ऐसे शब्द आ जाते हैं और एग्ज़ाम में फिर ध्यान में नहीं रहते हैं कि कहाँ से दिया गया है। जोधपुर में निर्मित खूबसूरत रंगों तथा डिजाइनों में बने बादले काफ़ी प्रसिद्ध हैं। खूबसूरत रंगों तथा डिजाइनों में बने बादले कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो जोधपुर में जो बनाए गए हैं वो प्रसिद्ध है मित्रों। बादले समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी के लिए बीकानेर के मीनाकार विश्व प्रसिद्ध हैं। कागज जैसे यानी कागज जितना पतला होता है उसी प्रकार से पतले पत्थर पर मीनाकारी के लिए बीकानेर के जो मीनाकार हैं वो विश्व में प्रसिद्ध है मित्रों। पुराने मीना की कारीगरी अधिक मूल्यवान समझी जाती है। पुराने मीना हैं यानी जो बूढ़े हो चुके हैं। और बीकानेर के कलाकारों को उस्ताद कहा जाता है। उस्ताद का मतलब अगर देखा जाए मित्रों तो उस्ताद को गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु या शिक्षक आप बोल सकते हैं, गुरु या शिक्षक। तो ये बीकानेर के कलाकारों को ही कहा जाता है उस्ताद। अब देखें मित्रों मुरादाबादी का काम। मुरादाबादी का काम पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी का काम है कहलाता है। पीतल के जो बर्तन होते हैं उन पर खुदाई की जाती है
और खुदाई करके कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी काम है कहलाता है। अब मित्रों, नक्काशी का भी आपको पता होना चाहिए। नक्काशी क्या होती है? नक्काशी होती है मित्रों, जो भी धातु या लकड़ी होती है उसको अच्छे से खोद कर उस पर बेल बूटे, जो भी बेल बूटियाँ हैं उनको बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं नक्काशी। चाहे लकड़ी हो या धातु हो कोई, तो इसको भी ध्यान में रखें आप। धातु या लकड़ी पर खोद करके, खुदाई करके बेल बूटे बनाना नक्काशी है। और जो पीतल के बर्तनों पर खुदाई करके उस पर कलात्मक नक्काशी का कार्य मुरादाबादी का काम है कहलाता है। जयपुर में यह कार्य बहुतायत से होता है और अलवर में भी यह कार्य प्रचलित है। तो दोनों ही जगहों के नाम आपको ध्यान में रखने। जयपुर दिया हुआ नहीं मिले तो अलवर मिलेगा, तो दोनों को ही ध्यान में रखें। नेक्स्ट है मित्रों उस्ता कला। उस्ता कला, इसको देखिए क्या दे रखा है। बीकानेर में ऊंट की खाल पर, ऊंट की जो चमड़ी होती है या खाल कह सकते हैं, उस पर सवर्ण मीनाकारी, सोने की मीनाकारी और मुनवत का कार्य उस्ता कला कहलाता है। ये देखो अलग अलग प्रकार की डायग्राम में देखें आप, अलग अलग प्रकार की जो चित्रकारी कर रखी है मित्रों इस पर, इसको ही बोलते हैं उस्ता कला। 1986 में पद्मश्री से सम्मानित बीकानेर के स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता इस कला के प्रमुख कलाकार थे। तो ये याद रखेंगे, पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला हुआ है। कहाँ के हैं? बीकानेर के, स्वर्गीय हैं, मर चुके हैं। हिसामुद्दीन उस्ता ये नाम है मित्रों, हिसामुद्दीन उस्ता प्रमुख कलाकार हैं उस्ता कला के। 1986 में इनको पद्मश्री मिला है। बीकानेर का केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर उस्ता कला का प्रशिक्षण संस्थान है। तो ये नाम दिया हुआ है, केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर, उस्ता कला का प्रशिक्षण। उस्ता कला किस प्रकार से आगे बढ़ाई जा सकती है उसका प्रशिक्षण या शिक्षण प्राप्त होता है कहाँ से? केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर से, बीकानेर में है मित्रों ये। उस्ता कला मित्रों शीशियों, कूपियों, आयनों, डिब्बों, मिट्टी की सुराहियों पर भी उकेरी जाती हैं। अब शीशी सभी जानते होंगे, कांच की बनी हुई होती है। कांच की बनी हुई बोतल को शीशी कहते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या बताएं आपको। और कूपियाँ कहते हैं मित्रों, ये भी किसी धातु की बनी हुई हो सकती हैं या कांच की भी बनी हुई होती हैं। इन शीशियों में किसी तरल पदार्थ को आदान प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं, उनको कहते हैं कूपियाँ, ये भी याद रखें। और आईने आपके दर्पण हो गए, जिसमें आप अपना मुख कह सकते हैं या पूरा शरीर कर सकते हैं, उसको देखते हैं। डिब्बे ये सभी जानते होंगे, कोई भी पात्र बोल दीजिए, डिब्बा बोल दीजिए। और मिट्टी की सुराहियाँ, सुराहियाँ क्या होती है मित्रों? मटके जैसी ही होती हैं, लेकिन इनका जो गर्दन वाला भाग है वो क्या होता है? बारीक होता है, बिल्कुल पतला सा होता है, तो उसको बोलते हैं मिट्टी की सुराही, याद रखें। तो इन पर भी उकेरी जाती है क्या? उस्ता कला, याद रखें इसको। आगे देखें, मूल्यवान रत्नों की कटाई और जड़ाई। मूल्यवान रत्नों की कटाई और जड़ाई। जयपुर कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। कीमती पत्थर हैं जो बहुत ज़्यादा कीमती, और ऐसे पत्थर जिनकी कीमत बहुत ही कम है, अर्ध कीमती बोल सकते हैं। तो उन पर पत्थरों की कटाई और जड़ाई के लिए प्रसिद्ध कौन है? जयपुर। नगों की कटाई व जड़ाई पर मुगल और राजपूत शैली का प्रभाव है। जो कटाई और जड़ाई का काम होता है पत्थरों पर, नगों पर, तो उन पर मित्रों मुगल और राजपूत शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। अधिकतर जड़ाई का काम मुस्लिम जाति के कारीगरों के हाथ में है और इनका कौशल प्रशंसनीय है। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। पन्ने की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंडी जयपुर में। पूछा गया है काफ़ी बार, ध्यान में रखें, इसीलिए पॉइंट नोट किया गया है। कुंदन कला देखिए किसको बोलते हैं? स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है? कुंदन कहलाती है। सोने से बने हुए जो आभूषण हैं, स्वर्ण आभूषण, और उनमें कीमती पत्थर जड़ने की कला को क्या कहते हैं? कुंदन
और यह कला जयपुर में अधिक प्रचलित है। कुंदन कला के बाद में देखिए मित्रों तारकसी। नाथ द्वारा में चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। यह कला तारकसी तथा इन जेवरों को तारकसी के जेवरे कहते हैं। चांदी के बारीक तारों से विभिन्न जो भी आभूषण हैं उन पर कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। विभिन्न आभूषण एवं कलात्मक वस्तुएं बारीक तारों से, तो इसको ही क्या कहते हैं तारकसी। और नाथ द्वारा में है। नेक्स्ट है मित्रों कोप्तगिरी। कोप्तगिरी फौलाद अथवा लोहे पर सोने की सूक्ष्म कसीदाकारी कोप्तगिरी कहलाती है। फौलाद, फौलाद किसको कहते हैं? मजबूत लोहे को कहते हैं मित्रों। असली लोहा जिसको बोलते हैं फौलाद, या फिर लोहे पर सोने की सूक्ष्म कसीदाकारी, वो क्या कहलाती है? कोप्तगिरी कहलाती है आपकी। यह हथियारों को अलंकृत करने की कला है जो भारत में मुगलों के प्रभाव के कारण उभरी थी। ये कोप्तगिरी है, देख सकते हैं आप डायग्राम में, देखिए इसको अच्छे से। और देखिए मित्रों कोप्तगिरी शिल्प का इस्तेमाल ढाल, तलवारों व खंजर और अन्य उपयोगी सामग्री जैसे डिब्बे, बक्से, भोजन काटने और खाने के कटलरी सामान, शिकार, चाकू, छुरी इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। इसका इस्तेमाल कोप्तगिरी शिल्प का। ढाल किसको कहते हैं मित्रों? यह शब्द दिया हुआ है। वह हथियार इस प्रकार का हथियार मित्रों जिससे अगर कोई शत्रु हथियार से वार करता है तो उस हथियार को रोका जा सके, उस हथियार को अपने ऊपर वार होने से रोका जा सके, उसको क्या कहते हैं? ढाल कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखें। तलवार को सभी जानते हैं। और खंजर बोलते हैं मित्रों छोटी तलवार को। खंजर किसको बोलते हैं? छोटी तलवार को, या फिर आप कटार कह सकते हैं इसको, या छुरा भी बोल सकते हैं। और एक और दे रखा है मित्रों ये कटलरी सामान। मैं प्रत्येक शब्द को बताऊंगा मित्रों जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो कटलरी सामान चाकू, छुरा जो भी है, कांटा है, उसको ही बोलते हैं मित्रों। ये आदि वस्तुएं कटलरी सामान में क्या आती हैं आपकी? चाकू, छुरी। आगे देखिए इसमें जड़ाव, इनले और ओवरले दोनों प्रकार की कला का कार्य होता है। जड़ाव, इनले, इनले का मतलब मान लीजिए ये कोई भी वस्तु है, इसके अगर अंदर की तरफ इस प्रकार से यहाँ अंदर की तरफ जड़ाव किया गया है, जड़ा गया है, तो उसको इनले बोलते हैं। और ओवरले बाहर की तरफ उभरी हुई इस प्रकार से जड़ाव किया गया है तो वो आपका ओवरले। तो दोनों प्रकार की कला का कार्य किया जाता है मित्रों कोप्तगिरी शिल्प के माध्यम से। और इस शिल्प के जो कलाकार हैं मित्रों उनको कहते हैं कोप्तकर। और कोप्तगिरी जयपुर एवं अलवर में बहुतायत से होती है। कमेंट करते रहें मित्रों जिससे मेरे को पता चल सके कि आपको कैसा मैटर चाहिए, किस प्रकार का चाहिए, कितनी बारीकी से उसको बताया जाए, ये भी ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है तहनीसा। तहनीसा और जो कमेंट होता है मित्रों वो आपसे जुड़ने का एक माध्यम है। ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा मित्रों बिल्कुल भी कि किस प्रकार से आपको बताया जाए जिससे और ज़्यादा समझ में आए। मैं मेरे अनुसार 100% पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके समझ में आए। और आज से जो शब्द आते हैं बीच में, कई छात्रों ने ऐसे कहा है कि सर इन शब्दों को जो भी गहराई युक्त शब्द हैं उनको बताया जाए आपके द्वारा, तो आज मैंने पूरा प्रयास किया है। आगे भी अगर इस प्रकार के कमेंट आते हैं आपके तो उन पर ध्यान दिया जाएगा। इसीलिए कहता हूँ मित्रों जैसे भी है कमेंट ज़रूर करें। तह निशा को देखिए, तह निशा के काम में डिजाइन को गहरा खोद कर उस खुदाई में पतला तार भर दिया जाता है। जो भी डिजाइन बनाई जाती है उसको गहरा खोदा जाता है अंदर तक, और खुदाई करके मित्रों उसमें पतला तार भर दिया जाता है। पतला तार उसमें भर दिया जाता है। तो ये आपकी तह निशा है।
तहनीसा का काम। अलवर के तलवार साज लोग तथा उदयपुर के सीकलीगर लोग इस कला से जुड़े हुए हैं। अलवर के तलवार साज लोग और उदयपुर के सीकलीगर लोग। अब देखिए मित्रों, राजस्थान की हस्तकला, हस्तशिल्प, चूड़ियाँ एवं कलात्मक सामान। हाथी दांत की वस्तुएं। हाथी दांत की वस्तुएं। हाथी दांत आप सभी जानते होंगे। जो भी हाथी है उसमें दो दांत इस प्रकार से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं। तो उन्हीं हाथी दांत से जो भी निर्मित वस्तुएं हैं। राजस्थानी महिलाओं में सौभाग्य के प्रतीक हाथी दांत की चूड़ियाँ व अन्य सामान जोधपुर में बनाया जाता है। कहाँ पर? जोधपुर में। हाथी दांत का चूड़ा हो, ये देखिए, देख सकते हैं डायग्राम में आप, हाथी दांत का चूड़ा इस प्रकार से। तो ये जोधपुर याद रखेंगे, हाथी दांत की चूड़ियाँ व अन्य सामान। इसके अतिरिक्त उदयपुर व पाली में भी हाथी दांत की चूड़ियाँ बनती हैं। उदयपुर और पाली में। राजस्थान के राजपूत समाज में विवाह के अवसर पर हाथी दांत का चूड़ा पहनने की प्रथा है। राजस्थान के राजपूत समाज में विवाह के अवसर पर हाथी दांत का चूड़ा पहनने की प्रथा। हाथी दांत के खिलौने, मूर्तियां एवं अनेक कलात्मक वस्तुएं राज्य में जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, मेड़ता और पाली में बनाई जाती हैं। चाहे खिलौनों की बात हो, मूर्तियां हो या अन्य कोई वस्तुएं हाथी दांत से जो निर्मित हैं। जयपुर स्थित आमेर महल के सुगहा मंदिर में चंदन के किवाड़ों पर, किवाड़ बोलते हैं दरवाज़ों को, किवाड़ों पर हाथी दांत की पच्चीकारी का काम 17वीं शताब्दी का माना जाता है। सुगा मंदिर में चंदन के किवाड़ों पर हाथी दांत की जो पच्चीकारी है उसका काम 17वीं शताब्दी से माना जाता है। आमेर महल के लाख का काम देखिए आप, लाख का काम। लाख के काम से अभिप्राय है चपड़ी को पिघलाकर, चपड़ी मित्रों बोलते हैं कोई तख्ती है लाख की बनी हुई, उस तख्ती को पिघला करके उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा, हल्दी मिलाकर उसे अच्छे से गूंथ लिया जाता है और फिर उससे विभिन्न चीज़ें तैयार की जाती हैं। ये ऊपर लाख से बना हुआ खिलौना है देखिए। तो जो भी चपड़ी है उसको पिघलाया जाता है, उसमें चाक, मिट्टी, फिरोजा, बिरोजा, हल्दी इनको मिलाते हैं। जयपुर एवं जोधपुर में लाख एवं कांच से विविध कलात्मक सामान जैसे खिलौने, मूर्तियां, गुलदस्ते, हार, अंगूठियां, कर्णफूल, झुमके तथा चाबियों के गुच्छे आदि का निर्माण किया जाता है। जयपुर एवं जोधपुर में लाख और कांच से जो भी सामान बनते हैं। और जयपुर के महाराजा राम सिंह के समय लाख कला को भरपूर संरक्षण मिला है। जयपुर के महाराजा राम सिंह के समय में लाख कला को भरपूर संरक्षण मिला है, तो इसको याद रखेंगे। लाख की चूड़ियों का काम मुख्य रूप से जयपुर, करौली, हिंडौन में होता है। और लाख की चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मोकड़ी। लाख की चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती हैं। बहुत बार शब्द पूछा गया है मोकड़ी। मांगलिक अवसरों पर राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा लाख का चूड़ा पहना जाता है। राजस्थान में लाख हस्तशिल्प का कार्य जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं भरतपुर में विशेष रूप से होता है। सवाई माधोपुर, खेड़ला, लक्ष्मणगढ़, ये खंडेला है मित्रों, खंडेला, सवाई माधोपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, इंदरगढ़ जो आपका कोटा में पड़ता है। यहाँ पर लकड़ी के खिलौने व अन्य वस्तुओं पर खराद से लाख का पक्का काम किया जाता है। खराद एक मशीन है, उससे लाख का पक्का काम किया जाता है। और लाख से चूड़ियाँ, चूड़े, पशु पक्षी, पेंसिलें, पेन, कांच जड़े लाख के खिलौने, बिछिया आदि तैयार किए जाते हैं। तो ये साधारण सी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। कहाँ कहाँ जो स्थानों के नाम दे रखें उनको ध्यान में रखें।
और चूड़ियाँ हैं, चूड़े हैं, पशु पक्षी, पेंसिलें, पेन, ये सामान है, तो ये तैयार किए जाते हैं। अब देखिए मिट्टी से संबंधित हस्तकलाएं, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, अच्छे से देखें इसको। मिट्टी से बने जो हस्तकला है उसमें ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री देखिए क्या होती है। जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय महाराजा राम सिंह को है। महाराजा राम सिंह को, उन्होंने चूड़ामन और कालू कुम्हार को पोट्री का काम सीखने दिल्ली भेजा, दिल्ली भेजा, और प्रशिक्षित होने पर उन्होंने जयपुर में इस हुनर की शुरुआत की। तो ये ब्लू पोट्री है, देख सकते हैं आप डायग्राम में, देखें अच्छे से। चूड़ामन और कालू कुम्हार को सीखने के लिए काम भेजा ब्लू पोट्री का, और प्रशिक्षित होने पर उन्होंने जयपुर में इस हुनर की शुरुआत की। इसके बाद में देखिए ब्लू पोट्री के निर्माण के लिए पहले कार्ड से एवं चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है, फिर इन पर एक विशेष घोल चटाया जाता है। यह घोल हैरा कांच, कथीर, साजिक कार्ड्स पाउडर और मुल्तानी मिट्टी से मिलाकर बनाया जाता है। तो इन पदार्थों को काम में लेते हैं और हैरा कांच काम में लेते हैं। ब्लू पोट्री के रंग में नीला, हरा, मटियाला और तांबई रंग, तांबे का रंग, तांबई रंग विशेष रूप से काम में लेते हैं। ब्लू पोट्री कला का जन्म ईरान में हुआ था। कहाँ पर? ईरान में। और राजस्थान में ब्लू पोट्री के लिए जयपुर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जयपुर में ब्लू पोट्री प्रारंभ करने का श्रेय मान सिंह प्रथम को है, जबकि सवाई राम सिंह के समय इस कला का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ इसका, सवाई राम सिंह के समय। अलवर की डबल कट वर्क की पोट्री को कागजी कहा जाता है। डबल कट वर्क की पोट्री अलवर की, उसको क्या कहते हैं? कागजी। और कोटा सुनहरी ब्लैक पोट्री फूलदानों, मटकों और प्लेटों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा की सुनहरी ब्लैक पोट्री फूलदानों के लिए, मटकों के लिए और प्लेटों के लिए प्रसिद्ध है। ये याद रखेंगे, इनमें से क्वेश्चन आएगा मित्रों, तो अच्छे से पढ़ें इसको। और बीकानेर की पोट्री में लाख के रंगों का प्रयोग किया जाता है। जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत इसके सिद्धहस्त कलाकार थे, यानी अच्छी जानकारी रखते थे। कृपाल सिंह शेखावत जयपुर के थे, और कला में उनके योगदान हेतु 1974 में उन्हें पद्मश्री तथा 1980 में कलाविद सम्मान से सम्मानित किया गया था। किनको? कृपाल सिंह शेखावत को। आगे देखिए आपका टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, ये डायग्राम देखें अच्छे से। अब देखिए मित्रों, पक्की मिट्टी का उपयोग, पक्की जो मिट्टी होती है उसका उपयोग, उसका उपयोग करके मूर्तियां, बर्तन, खिलौने आदि बनाने की कला को क्या कहते हैं? टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। पक्की मिट्टी होता है, जो भी पक्की मिट्टी है, तो उसका उपयोग करके ये खिलौने बनाए जाते हैं मित्रों, मूर्तियां बनाई जाती हैं अनेक प्रकार की, देख सकते हैं आप। इसको बोलते हैं टेराकोटा। मोलेला कला भी इसको ही कहते हैं मित्रों, मोलेला कला, ये भी याद रखें। डायग्राम इसीलिए साथ में दिए हैं जिससे आप देख सकें साथ साथ में, और अच्छे से याद रहेगा। नाथ द्वारा के पास स्थित मोलेला गांव इस कला का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इसी प्रकार जालोर के हरजी गांव के कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाते हैं। मामा जी के घोड़े कहाँ पर बनाते हैं? हरजी गांव के कुम्हार, जालोर के हरजी गांव। मोलेला तथा हरजी दोनों ही स्थानों में कुम्हार मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर, मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं। वह उन्हें ताप पर पकाते हैं, यानी तापमान देते हैं, और गधे की लीद मिलाने से कलाकृति में दरारें नहीं पड़ती हैं। तो ये विशेषता है इसकी, जो गधे की लीद मिलाते हैं मित्रों, तो उससे जो भी कलाकृति की जाती है उनके द्वारा, उसमें दरारें नहीं पड़ती हैं। और देखिए,
मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले तथा पशु पक्षियों की कलाकृतियों के काम के लिए नागौर जिले का बनू रावता गांव प्रसिद्ध है। बनू रावता, नागौर जिले का जो भी मिट्टी के खिलौने हैं, गुलदस्ते, गमले, पशु पक्षियों की कलाकृति के काम के लिए नागौर जिले का बनू रावता गांव। और कागजी टेराकोटा देखिए, कागजी टेराकोटा अलवर में मिट्टी की बिल्कुल बारीक व परतदार कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। इसे ही कागजी टेराकोटा कहते हैं। मिट्टी की बिल्कुल बारीक और परतदार कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं, कागजी टेराकोटा। इसके बाद में देखिए राजस्थानी मूर्ति कला। मूर्ति कला देख सकते हैं, मूर्ति हाथी की बनी हुई है। राजस्थान में मूर्ति कला से जुड़ा हुआ इतिहास। राजस्थान में व्यवस्थित ढंग से मूर्ति कला का विकास मौर्य काल से आरंभ हुआ। याद रखेंगे, मौर्य काल से व्यवस्थित ढंग से बात की जाए तो डूंगरपुर संग्रहालय में गुप्तोत्तरकालीन शिव मूर्तियों का बाहुल्य है। शिव की जो मूर्तियां हैं, बाहुल्य यानी बहुत अधिक मात्रा में। कौन से संग्रहालय में? डूंगरपुरी संग्रहालय में, गुप्तोत्तरकालीन, गुप्तोत्तर काल में। 11वीं-12वीं शताब्दी में परमार वंश की राजधानी रही बांसवाड़ा का अर्थुना मूर्तियों का प्रमुख केंद्र है। ये स्थान है अर्थुना, वह मूर्तियों का प्रमुख केंद्र है। 11वीं-12वीं शताब्दी में परमार वंश की राजधानी कौन सी थी? बांसवाड़ा का अर्थुना, और वह मूर्तियों का प्रमुख केंद्र है। आबानेरी में गुप्तकालीन मूर्तियां मिली हैं। आबानेरी दौसा में गुप्तकालीन मूर्तियां मिली हैं। भरतपुर मूर्तिकला के आरंभिक विकास का केंद्र रहा है और सन 1933 ईस्वी में भरतपुर के नोह में जाख बाबा यानी यक्ष प्रतिमा की विशाल मूर्ति मिली है। मध्यमिका जो चित्तौड़ में मूर्तिकला का उन्नत केंद्र था, यानी अच्छा केंद्र बोल सकते हैं, मूर्तिकला का उन्नत केंद्र मध्यमिका जो पड़ता है चित्तौड़ में। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले सिल्लावट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सिल्लावट। पत्थर की मूर्ति बनाने वालों को क्या कहते हैं? सिल्लावट। भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियां देखिए कौन कौन सी हैं। भगवान गणेश की प्राचीन मूर्तियां नृत्य गणेश मूर्ति नीलकंठ अलवर में, खड़े गणेश मूर्ति कोटा में है, बादना गणेश मूर्ति सिरोही में, हेरम्ब गणपति या शेर पर सवार बीकानेर में स्थापित है। तो ये भी याद रखें, नृत्य गणेश मूर्ति नीलकंठ अलवर, खड़े गणेश मूर्ति कोटा, बादना गणेश मूर्ति सिरोही, हेरम्ब गणपति शेर पर सवार ये बीकानेर में स्थापित है। और देखिए मित्रों, कपड़ों से संबंधित है हस्तकला। कपड़ों से संबंधित है। राजस्थान में वस्त्रों की रंगाई छपाई। सबसे पहले देखिए रंगाई। इस कार्य में राजस्थान की दूर दूर तक ख्याति है। जानते हैं इस कार्य में रंगाई के लिए यह कला टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है। टाई एंड डाई मनपसंद रंगों के डिजाइन प्राप्त करने हेतु कपड़े को बांधकर फिर रंगा जाता है और खोलने पर तरह तरह के डिजाइन उसमें बन जाते हैं। जैसे ये कपड़ा है और इसको यहाँ से बांध दिया, यहाँ से बांध दिया, इस प्रकार से धागे की सहायता से उसको बांध दिया जाता है और फिर इस पर रंग किया जाता है। तो मित्रों, जहाँ से इसको बांधा गया है, जिस स्थान से इसको बांधा गया है उस पर रंग चढ़ता नहीं, तो उस पर या तो अन्य कलर कर सकते हैं या उसको सफ़ेद वैसा का वैसा रहने देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के डिजाइनें इस प्रकार से बांध करके उसको बनाई जा सकती हैं। वस्त्रों में रंगाई करने वाले कारीगर रंग रेज या नीलगरे कहलाते हैं। तो ये आपको सभी को पता है, साधारण सी बात है। रंगाई के प्रकार देखिए आप, किस किस प्रकार की रंगाई होती है। सबसे पहले आपका दे रखा है बंदेज। बंदेज जोधपुर तथा जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है। महिलाएं इस रंगाई की साड़ी तथा ओढ़नी पहनती हैं, जबकि पुरुषों द्वारा इस रंगाई के साफे बांधे जाते हैं। राज्य में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में स्थित है।
तथा बंदेज का सर्वाधिक काम सुजानगढ़ चूरू में होता है। तो ये बातें हैं मित्रों। महिलाएं इस रंगाई की साड़ी ओढ़नी पहनती हैं। जोधपुर और जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है। पुरुषों द्वारा रंगाई के साफे बांधे जाते हैं। और बंदेज की सबसे बड़ी मंडी राजस्थान की बात करें तो जोधपुर में है। और सर्वाधिक काम मित्रों सुजानगढ़ और चूरू में होता है बंदेज का। बंदेज कार्य के लिए जोधपुर के कारीगर तैयब खान को पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। कहाँ के कारीगर हैं? जोधपुर के हैं। किस कार्य के लिए? बंदेज के लिए। क्या मिला सम्मान? पद्म श्री। किसको? तैयब खान को। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए मित्रों, पोमचा। पोमचा वंश वर्दी का प्रतीक है। वंश वर्दी का प्रतीक माना जाता है और यह पीले रंग का होता है। बच्चे के जन्म पर जच्चा यानी नवजात की माँ के लिए पीहर पक्ष की ओर से लाया जाता है। बच्चे के जन्म पर नवजात की माँ के जो पीहर वाले हैं वो लाते हैं मित्रों पोमचा। और जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है, ये भी याद रखें। जयपुर का पोमचा प्रसिद्ध है। पाटोदा का लूगड़ा, सीकर के लक्ष्मणगढ़ तथा झुंझुनू का मुकनगढ़ का प्रसिद्ध है। झुंझुनू में आपका मुकनगढ़ आता है और सीकर के लक्ष्मणगढ़ में ये जो पाटोदा का लूगड़ा है, चुनड़ी बोल सकते हैं, वो प्रसिद्ध है। चीड़ का पोमचा मित्रों हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। चीड़ का पोमचा। लहरिया देखिए अब, लहरिया राजस्थान में सावन महीने में विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला ओढ़नी या साड़ी वस्त्र है। क्या? लहरिया। सावन महीने में विवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला ओढ़नी या साड़ी वस्त्र क्या है? लहरिया। फोनीदार, पचलड़े, खत्ते, पाटली, जालदार, पल्लू, नगीना, ये सब लहरिया के प्रकार हैं। लहरिया के प्रकार अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। फोनीदार, पचलड़, खत, पाटली, जालदार, पल्लू, नगीना, ये सब क्या है? लहरिया के प्रकार हैं। और भी देखिए मित्रों, समुद्र लहर लहरिया, जिसे समुद्र लहार भी कहा जाता है, सबसे अधिक प्रसिद्ध है। समुद्र लहर लहरिया, समुद्र लहार भी बोलते हैं मित्रों। पुरुषों द्वारा इस रंगाई के साफे बांधे जाते हैं। जो लहरिया है उसके साफे। मोठड़ा मित्रों, जोधपुर का मोठड़ा प्रसिद्ध है। किसके लिए? लहरिये के लिए। याद रखेंगे इसको, जोधपुर का मोठड़ा प्रसिद्ध है लहरिये के लिए। छपाई देखिए मित्रों, छपाई कपड़ों पर परंपरागत यानी पुराने तरीके से हाथ से छपाई को ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग। कपड़ों पर परंपरागत तरीके से। इस प्रिंटिंग के लिए बाड़मेर, बालोतरा, बगरू, सांगानेर, अकोला आदि स्थानों के छिपा जाति के लोग प्रसिद्ध हैं। और सांगानेर के छिपे नाम देवी छिपे कहलाते हैं। नाम देवी छिपे कहलाते हैं सांगानेर के छिपे। छपाई के प्रकार देखिए अब, कौन कौन से छपाई के प्रकार दे रखे हैं वो देखने वाले हैं। दाबू प्रिंट सबसे पहले दे रखा है, दाबू प्रिंट। तो इसको देखिए क्या होता है। चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला तो यही ध्यान में रखना है, दाबू प्रिंट के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है? अकोला। कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है मित्रों। यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ इस रंगाई छपाई के लिए अनुकूल हैं। पानी, मिट्टी और वनस्पति जैसी आवश्यकताएं स्थानीय रूप से यहाँ पर उपलब्ध हैं अकोला गांव में। और अकोला के दाबू प्रिंट के बेडशीट, कपड़ा, चूंदड़ी व फेंटियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार के रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। ये भी तरल पदार्थ ही होता है मित्रों, लई या लुगदी, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, जैसे गोंद है आपका उसकी तरह होता है, थोड़ा सा गाढ़ा बोल सकते हैं, उसको लई या लुगदी कहते हैं। यही लुगदी या लई जैसा पदार्थ दाबू कहलाता है। क्या कहलाता है? दाबू।
और हाथ की छपाई में काम आने वाला लकड़ी का छापा बटकाड़े कहलाता है। हाथ की छपाई में काम आने वाला लकड़ी का छापा उसको कहते हैं बटकाड़े। और इसका निर्माण खरादिए द्वारा किया जाता है। खरादिए जो इसको खरोदते हैं अच्छे से छापे को या बटकाड़े को। मोम का दाबू सवाई माधोपुर और मिट्टी का दाबू बालोतरा, गेहूं के बीधण का दाबू सांगानेर व बगरू में। ये प्रसिद्ध है मित्रों। मोम का दाबू सवाई माधोपुर, मिट्टी का दाबू बालोतरा, गेहूं के बीधण का दाबू सांगानेर व बगरू में। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जाजम आजम प्रिंट। जाजम या आजम प्रिंट, इस प्रिंट के लिए छिंपों का अकोला जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वह प्रसिद्ध है। और इस प्रकार की छपाई में लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है जाजम या आजम प्रिंट में। नेक्स्ट है आपका सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट, सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। यह कपड़े का प्रकार है, लट्ठा या मलमल, तो उन पर की जाती है मित्रों। प्रिंट में प्राय काला और लाल दो रंग की ज़्यादा काम में आते हैं। सांगानेर के छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। और सांगानेर में छपाई का कार्य चुनड़ी, दुपट्टा, गमछा, साफा, जाजम, तकिया आदि पर किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, जिसका श्रेय मुन्ना लाल गोयल को जाता है। सांगानेरी प्रिंट विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और श्रेय किसको दिया जाता है? मुन्ना लाल गोयल को। इन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई है। बगरू प्रिंट देखिए आप। बगरू प्रिंट है, बगरू पड़ता है मित्रों जयपुर में और इसकी जो छपाई है वो काफ़ी लोकप्रिय है। यह प्रिंट सांगानेरी प्रिंट की ही तरह है, परंतु सांगानेरी छापे में आंगन सफ़ेद होता है आगे वाला भाग, जबकि बगरू प्रिंट का आंगन हैरापने लिए होता है बीच वाला भाग। बगरू प्रिंट में काला व लाल रंग विशेष रूप से प्रयुक्त होता है। ये याद रखेंगे, बगरू प्रिंट में काला व लाल रंग विशेष रूप से प्रयुक्त किया जाता है। बगरू की छपाई में रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई भी केमिकल उसमें नहीं मिलाया जाता है। बगरू में महादेव, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, हनुमान सहाय, धनोपिया ये प्रसिद्ध छापे हैं मित्रों। तो ये छापों की बात हो गई। बगरू में अगर बात की जाए तो महादेव, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, हनुमान सहाय, धनोपिया, तो ये प्रसिद्ध छापे हैं। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट अजरक प्रिंट, काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। अजरक प्रिंट, बाड़मेर के अजरक प्रिंट के वस्त्र प्रसिद्ध हैं। बाड़मेर के इस प्रिंट में लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है तथा दोनों तरफ छपाई होती है। ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, दोनों तरफ छपाई किसमें होती है? अजरक प्रिंट में। खत्री जाति इस कार्य को करने के लिए प्रसिद्ध है। खत्री जाति, तो तीन बातें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए अजरक प्रिंट के जो वस्त्र हैं कहाँ के प्रसिद्ध हैं? बाड़मेर के, और दोनों तरफ छपाई होती है इसमें वस्त्र पर, लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। खत्री जाति इस कार्य को करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इतनी बातें ध्यान में रखेंगे। मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट ये भी बाड़मेर का प्रसिद्ध है और इस प्रिंट में कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है। कत्था होता है उस रंग का, व काले रंग का। इसमें टिन सेल छपाई पद्धति का प्रयोग किया जाता है। टिन सेल छपाई पद्धति, इसका प्रयोग किया जाता है मलीर प्रिंट में। इसके अतिरिक्त राजस्थान की अन्य प्रसिद्ध छपाई देखिए। चित्तौड़गढ़, कोटा व किशनगढ़, यहाँ पर रूपहल्ली छपाई, और आहड़ और भीलवाड़ा में चुनरी भांत की छपाई। चुनरी भांत की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो आहड़ और भीलवाड़ा याद रखेंगे। सुनहरी छपाई के लिए मारोट व कुचामन, लाडनू प्रिंट के लिए लाडनू नागौर। और देखिए भीलवाड़ा भोंडल है यानी अबरक की छपाई के लिए, जालोर व मारोट टुकड़ी की छपाई के लिए, और जयपुर व उदयपुर खड्डी की छपाई के लिए। खड्डी की छपाई
तो ये इम्पोर्टेंट छपाई है, इनको भी याद रखें आप। अब देखिए कपड़े की बुनाई। सबसे पहले दे रखा है मसूरिया। कपड़े की बुनाई में मसूरिया। कोटा से 15 किलोमीटर दूर केथुन गांव के बुनकरों द्वारा सूती धागे के साथ रेशमी धागे और जरी का प्रयोग करके की जाने वाली चौकोर बुनाई को मसूरिया या कोटा डोरिया बुनाई कहते हैं। कहाँ पर? कोटा से 15 किलोमीटर दूर केथुन गांव के जो बुनकर हैं, बुनते हैं सूती धागे के साथ रेशमी धागे और जरी का प्रयोग करके की जाने वाली चौकोर बुनाई को मसूरिया या कोटा डोरिया बुनाई कहते हैं। तो ये याद रखें परिभाषा। असली कोटा डोरिया साड़ी की पहचान वर्गों की संख्या 300 से की जाती है। इसे अनेक रंगों और आकर्षक डिजाइनों में बुना जाता है। तो ये कुछ नंबरिंग है, इनके द्वारा इसकी पहचान की जाती है कि असली है या नकली है। बुनाई का कार्य बुनकर अपने घर में खड्डी लगा कर करते हैं, जो लकड़ी की बनी हुई होती है, और उसको लगा करके बुनाई का कार्य करते हैं। 1761 में कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह ने मैसूर के बुनकर महमूद मसूरिया को कोटा बुलाया और यहाँ हथकरघा उद्योग की स्थापना कर साड़ी बुनना शुरू करवाया। उसी के नाम पर साड़ी का नाम मसूरिया साड़ी हो गया। तो ये बुनकर का नाम था मित्रों, महमूद मसूरिया। 1761 में कोटा के जो दीवान हैं झाला जालिम सिंह ने मैसूर के बुनकर महमूद मसूरिया को कोटा बुलाया था और यहाँ हथकरघा उद्योग की स्थापना करके साड़ी बुनना शुरू करवाया और उसी के नाम पर साड़ी का नाम भी क्या रख दिया? मसूरिया साड़ी रख दिया गया या मसूरिया साड़ी हो गया। 1999 2000 केंद्रीय कानून भौगोलिक चिन्हीकरण जीआई अधिनियम के अंतर्गत कोटा डोरिया को पेंटेड करवाया गया। केथुन कोटा के अतिरिक्त मांगरोल 12 की प्रमुख प्रसिद्ध है। गलीचे और दरियां देखिए अब। गलीचे और दरियां। जयपुर गलीचे के काम के लिए प्रसिद्ध है। सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर गलीचे की बुनाई की जाती है। बुनाई में जितना बारीक धागा और गांठें होती हैं, बनावट उतनी ही उत्कृष्ट समझी जाती है। सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर गलीचे की बुनाई की जाती है और जितना बारीक धागा और गांठें होती हैं उतनी ही बनावट उसकी उत्कृष्ट समझी जाती है। तो जयपुर के गलीचे। गलीचे का काम जयपुर, ब्यावर, किशनगढ़, टोंक के मालपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा, कोटा सभी जगह पर होता है। जयपुर के गलीचे गहरे रंग, डिजाइन और शिल्प कौशल की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। ये याद रखेंगे, जयपुर के गलीचे। इराक देश के शाह अब्बास द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को भेंट स्वरूप दिया गया गलीचा, जिसमें बगीचा बना हुआ है, संसार के अद्वितीय गलीचों में से है। इसे राजकीय संग्रहालय जयपुर में रखा गया है। इराक के शाह अब्बास द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को भेंट स्वरूप दिया गया था मित्रों गलीचा, और उस गलीचे में बना हुआ है बगीचा। बीकानेर जेल में गलीचा निर्माण का कार्य होता था, जिसे सर्वाधिक सुंदर माना जाता था। बीकानेर की जेल में गलीचा निर्माण का कार्य। गलीचा महंगा होने के कारण आजकल दरियों का प्रचलन बढ़ गया है। दरियों में 20 प्लाई का धागा बढ़िया समझा जाता है। दरिया टोंक, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, मालपुरा आदि स्थानों पर बनाई जाती हैं। जयपुर और बीकानेर की जेलों में दरियाँ बनाई जाती हैं। जयपुर और बीकानेर की जेल हैं, उनमें दरियाँ बनाई जाती हैं। और गलीचा महंगा होता है, जिसके कारण दरियों का प्रचलन बढ़ गया है। दरी निर्माण के मुख्य केंद्र देखिए। सालावास गांव जोधपुर, टांकला गांव नागौर, लवाण गांव दौसा, टोंक ऊनी नमदों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कुछ गांवों के नाम हैं मित्रों, नगरों के नाम। तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप दरियों के लिए। और टोंक है वो ऊनी नमदों के लिए प्रसिद्ध है।
इसके अतिरिक्त देखिए राजस्थान की अन्य प्रसिद्ध बुनाई ऊनी कंबल ईरानी एवं भारतीय पत्ती के कालीन जयपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर ये प्रमुख प्रसिद्ध हैं। ऊनी कंबल ऊन के द्वारा या ऊन से बनाए हुए कंबल, ऊनी कंबल। वियना व फारसी गलीचे बीकानेर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। वियना व फारसी गलीचे। नमदे ये मित्रों टोंक बीकानेर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। और लोई नापासारे बीकानेर की प्रमुख प्रसिद्ध हैं। खेसले ये लेटा जालोर मेड़ता नागौर के प्रमुख प्रसिद्ध हैं। नमदे, लोई, खेसले। अब देखिए मित्रों कागज हस्तकला, कागज बनाने की कला, कागज हस्तकला सांगानेर, सवाई माधोपुर यहाँ पर की जाती है मित्रों, यहाँ की प्रसिद्ध है कागज हस्तकला। कुट्टी का काम या पेपर मेसी, कुट्टी का काम जिसको पेपर मेसी भी कहते हैं, कुट्टी के काम के लिए जयपुर विख्यात है। जयपुर विख्यात। आवश्यक वस्तुएं देखिए कुट्टी के काम के लिए क्या चाहिए, कागज चाहिए, चौक चाहिए, मिट्टी, फेविकोल, गोंद आदि को गला करके वह पीस करके लुगदी बना ली जाती है। और आकृति बनाने के लिए उस वस्तु के सांचे या मॉडल में तैयार लुगदी को दबाकर लगा दिया जाता है। सूखने पर फिनिशिंग देते हुए खड़िया या चाइना कले से इच्छित रंगें कर दिया जाता है। पुराने समय की बात करें तो मित्रों कुट्टी को ठटिया बोलते थे, ठटिया। तो ये कागज़ को गलाया अच्छे से और इसमें जो भी आवश्यक पदार्थ हैं उनको मिलाते हैं, मिला करके लुगदी बना ली जाती है अच्छे से। लुगदी बना करके जिस प्रकार की भी डिज़ाइन उनको देनी है उसमें अच्छे से उसको प्रेसित करके दबा करके रख दिया जाता था। और उसी प्रकार के डिज़ाइन कुछ दिनों के बाद में सूखने पर उसकी बन जाया करती थी। कुट्टी से चौपाए पशु और पक्षी बनाए जाते हैं। चौपाए जिनके 4 पैर हैं उन पशु और पक्षी की कुट्टी बनाई जाती है। कुट्टी से चौपाए पशु और पक्षी का निर्माण। महाराजा राम सिंह के शासनकाल 1835 से 1880 ईस्वी से जयपुर में कुट्टी का काम हो रहा है। महाराजा राम सिंह के शासनकाल से 1835 से लेकर 1880 ईस्वी के बीच में जयपुर में कुट्टी का काम हो रहा है मित्रों। चमड़ा हस्तशिल्प देखिए आप, चमड़ा हस्तशिल्प टॉपिक बड़ा है, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ेंगे। चमड़े का कलात्मक सामान राजस्थान की प्रमुख विशेषता है। यहाँ की कलात्मक मोजड़ियाँ, जूतियाँ, मोचड़ी बोलते हैं जिसको, मोजड़ियाँ, जूतियाँ, परस, बैग, बेल्ट, आसन तथा बीकानेर में आसन बोलते हैं मित्रों बैठने का जो स्थान, कोई चौकी है, पाटी है, वो आसन। और बीकानेर में ऊँट की खाल से बनाए जाने वाले सजावटी सामान प्रमुख हैं। ये देखो मित्रों, इसको आसन को आप जैसे बिछाने का बोल सकते हैं, आसन उसी को बोला जाता है। मोजड़ियाँ, मोजड़ी आप सभी जानते होंगे, विवाह शादी के मौके पर अच्छी कलात्मक डिजाइनों से तैयार। ये मुख्य रूप में जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बाड़मेर आदि स्थानों पर बनाए जाते हैं। चमड़े के जो भी कलात्मक सामान हैं। नागरी एवं मोजड़ियाँ जयपुर, जोधपुर की प्रमुख प्रसिद्ध हैं। दूल्हा दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहा जाता है। 1-2 बार आया हुआ है बिनोटा किसको कहते हैं। विशेष तौर पर ये नहीं कि मित्रों हर किसी की जूतियों को कहते हैं, सिर्फ दूल्हा और दुल्हन की जो जूतियाँ हैं उनको ही बिनोटा कहा जाता है। कसीदा वाली जूतियाँ ये भीनमाल जालोर की प्रमुख प्रसिद्ध हैं। भीनमाल जालोर में पड़ता है आपका, और वहाँ की प्रसिद्ध हैं कसीदा वाली जूतियाँ। नद भई तहसील भरतपुर में पड़ती है आपकी, और वहाँ की जूतियाँ भी प्रसिद्ध हैं। बड़ नागौर में पड़ता है वहाँ। बड़ में बनने वाली कसीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से चलाई जा रही है। कसीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से चलाई जा रही है। कहाँ पर, बड़ नागौर में। अब देखिए मित्रों
राजस्थान की हस्तकला या हस्तशिल्प में काष्ठ या लकड़ी हस्तकला। राजस्थान में खाती व सुतार जाति के लोग लकड़ी के कार्य में निपुण होते हैं। खाती व सुतार जाति के लोग लकड़ी के कार्य में निपुण होते हैं। लकड़ी पर नक्काशी, खिलौने एवं सजावट का सामान उदयपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर और चित्तौड़ के बस्सी गांव में बनाए जाते हैं। जो खिलौने हैं, सजावट का सामान है, लकड़ी पर नक्काशी करना है, तो इनके लिए देखिए जो भी नगर हैं, ज़िले हैं। बस्सी गांव लकड़ी के शेर, हाथी, घोड़े, मोर, चोपड़ा, बाजोट, गणगौर, हिंडोला एवं लोक नाट्य में प्रयुक्त विभिन्न वस्तुएं, बेवाण व कावड़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बस्सी गांव लकड़ी के शेर, हाथी, घोड़े, मोर, चोपड़ा, बाजोट, गणगौर, हिंडोला एवं लोक नाट्य में प्रयुक्त जितनी भी वस्तुएं हैं, बेवाण, कावड़, इनके लिए निर्माण किया जाता है यहाँ पर बस्सी गांव में। लकड़ी के फर्नीचर के लिए डूंगरपुर का जेठाना प्रसिद्ध है। डूंगरपुर का जेठाना लकड़ी के फर्नीचर के लिए। उदयपुर में मित्रों लकड़ी की कठपुतलियाँ, लकड़ी के झूलों का प्रसिद्ध निर्माण होता है। उदयपुर में जो भी लकड़ी से बनी हुई कठपुतलियाँ हैं, लकड़ी के झूले हैं, उनके लिए प्रसिद्ध है। निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाता है। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक, हस्तकला से या हस्तशिल्प से जुड़ा हुआ। थोड़ा बड़ा टॉपिक था, लास्ट में थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई गई है, बाकी अच्छे से आपको बता दिया गया है मित्रों। और ज़्यादा आपको याद करने वाला है, सीधा सीधा याद करना है। वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। और वीडियो को बार बार देखें मित्रों, जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो सके। और जब अपलोड किया जाता है मित्रों, उसी वक्त देखें वीडियो को। जब भी आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाता है मोबाइल की होम स्क्रीन पर, तो उसी समय देखना प्रारंभ कर दें, जिससे आगामी जो भी वीडियो आते हैं उनका भार आप पर ना हो, और अच्छी तैयारी भी होती रहेगी साथ में। तो देखते रहिए मित्रों, और अपने जो भी मित्र हैं उनको भी जोड़ें अपने चैनल में, जिससे लगातार ग्रोथ करता रहे। आप सभी का चैनल है, आपके द्वारा ही बनाया गया है मित्रों, नहीं तो बनता नहीं इतना लंबा। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब